हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोग के बीच एक छोटा सा प्रयास करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगे। तो मैं आज आपको भारतीय संविधान का इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। हम लोग यह जानेंगे कि आखिर हमारे संविधान बनने से पहले ऐसी क्या स्थिति रही होगी जिसके चलते हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की ज़रूरत पड़ी। और जैसा कि आप लोग ये भी जान रहे हैं कि संविधान में बहुत सी चीज़ें अलग अलग देशों से ली गई है, तो हम लोग ये भी जानेंगे कि मतलब कौन सा नियम कहाँ से लिया गया है और इसकी पृष्ठभूमि कहाँ रही होगी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहाँ रही होगी, क्या रही होगी। तो उसके बारे में भी हम लोग जानना चाहेंगे या जानेंगे। तो और बैठिए, आपको अच्छा लगेगा और मैं उम्मीद करता हूँ। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भारतीय संविधान का इतिहास या भारत की राज्य व्यवस्था इतना कठिन विषय है कि हमारा समझे नहीं आता है। अब उनको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अरे भैया, एकरा से आसान कोई सब्जेक्टे नहीं है, खाली आप समझिए। समझना है आपको, ये नहीं है रट्टा मारे से नहीं। समझ जाइएगा तो आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, रट्टा मारिएगा तो क्या होगा, 4 दिन बाद भूल जाइएगा। तो आपको समझना है और ये सब्जेक्ट सबसे आसान हमको लगता है, भारतीय संविधान का इतिहास। इसके बाद हिस्ट्री का भी वीडियो हम लाएंगे। तो फिलहाल अभी भारतीय संविधान के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। तो आप लोग बैठ गए हैं? ठीक है, लगता है बैठ गए। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। जैसा कि यहाँ लिखा है और आप देख पा रहे हैं कि 1600 ईस्वी में बोका ईस्ट इंडिया कंपनी, अरे सॉरी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। बोका बोल दिए गलती से, लेकिन था रियल में बोके ही, समझ गए। तो देखिए 1600 ईस्वी में BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। ठीक है, शुरू में यह कंपनी मात्र व्यापार करने हमारे यहाँ आई हुई थी और धीरे धीरे इसका मंशा इतना बढ़ता गया कि यह व्यापार के अलावा यहाँ पे शासन चलाना, यहाँ पे मतलब शासन चलाना या राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगा। अब सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि दूसरे देश का आदमी यहाँ के राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहा है और हमारे देश के विकास में बाधा डाल रहा है। तो आते हैं, इसको जो क्या बोलते हैं, व्यापार करने का अधिकार कौन दिया? तो इसको व्यापार करने का अधिकार दी महारानी एलिजाबेथ, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी उस समय। तो आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि भारत में जो कि जब कंपनी यहाँ व्यापार करने आ रही थी तो उसको यहाँ से मतलब कि अथी लेना चाहिए था, परमिशन लेना चाहिए था कि आप यहाँ व्यापार करिए। लेकिन यहाँ का परमिशन कौन दे रहा है? यहाँ से हजारों 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर दूर बैठी इंग्लैंड की महारानी दे रही है। सोचिए हमारे देश की स्थिति उस समय क्या रही होगी। तो जैसे ही इसको व्यापार करने का अधिकार मिला और व्यापार करने जब यहाँ आया तो 1765 से आप पहले देखे होंगे कि 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध पहले हो चुका था। और दोनों ही युद्ध में हमारे आंतरिक मतभेद के कारण या अंग्रेजों के साथ देने के कारण दोनों ही युद्ध हम लोग हार गए, दोनों युद्ध हार गए हम लोग। इसके बाद क्या हुआ कि इसका मन बढ़ा, कंपनी का मन बढ़ा और इसे 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। अब वहां से ही राजस्व वसूलेगा, वहां का न्याय देखेगा, वहां का विधि व्यवस्था ही अथी करेगा, दूसरे देश का रहने वाला और हमारे देश में विकास करेगा और अथी करेगा। देखिए इसका नाटक का है सो, ठीक है, सामने आ जाएगा, इसका सब नाटक सामने आ जाएगा। तब महारानी क्या सोची कि अरे कंपनी को तो हम व्यापार करने भेजे थे, आई देख रहे हैं कि वहाँ प्रशासन चला रहा है, राजस्व वसूल रहा है, विधि व्यवस्था बना रहा है। तो वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ इंग्लैंड की, उनको क्या शक हुआ कि अगर कंपनी पर हम अभी प्रतिबंध नहीं लगाते हैं तो यह कुछ दिनों के बाद, जबकि भारत जैसे बड़े देश पर ही शासन करने का मंशा बना रही है, तो कुछ दिन के बाद इंग्लैंड पर भी मंशा बनाएगी कि हम यहाँ पर शासन करें। तो कहीं ना कहीं वो अपने कुर्सी पर खतरा देख रही थी। तो महारानी ने क्या किया कि 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। यहीं से स्टार्ट होता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और इसमें बहुत सारा कानून ऐसा बनाया और कंपनी पर दबाव बनाया कि आप जो है सिर्फ वहां पर व्यापार करिए, इसके अलावा जो भी होगा हम देख लेंगे, प्रशासनिक काम हम देखेंगे, राजस्व हम वसूलेंगे, न्याय हम करेंगे, सब कुछ कंपनी करना चाह रही थी। और इससे समझौता किया, जो कि BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे समझौता की कि आप सिर्फ वहां व्यापार करिए। और जहां तक के समझौता सक्सेसफुल रही, इसके बाद महारानी के आदेश से एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसमें क्या किया गया, सबसे पहला कदम उठाया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, जो था उसको
बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। पहले जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का नहीं है, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग आया हुआ था, पहला था ये। इसके अलावा 4 सदस्यीय एक टीम थी जो वारेन हेस्टिंग या फिर गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए एक 4 सदस्यीय टीम थी। इसके बाद क्या हुआ कि इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में, देखिएगा 1774 में सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। और उसके मुख्य न्यायाधीश किनको बनाया गया? एलिजा इम्पे को बनाया गया। उसके कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट था उसका मुख्य न्यायाधीश कौन बने? पहले प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने एलिजा इम्पे। और उनकी सहायता करने के लिए एक 3 मुख्य अन्य न्यायाधीश बनाए गए। उनकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए जो कि मुख्य न्यायाधीश के कामों में मदद करेंगे। इसके अलावा और देखिए आगे क्या हुआ। मद्रास बम्बई के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले मद्रास स्वतंत्र था, मद्रास के गवर्नर थे, मद्रास के लिए कानून बनाते थे, मद्रास का प्रशासन चलाते थे। सेम चीज बम्बई के साथ था। लेकिन इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और मद्रास और बम्बई इसके अधीन कर दी गई। अब क्या है कि इसको एक्स्ट्रा पावर मिल गया, बंगाल के गवर्नर को एक्स्ट्रा पावर मिल गया। अभी बंगाल ही नहीं, बम्बई और मद्रास के कामों भी मतलब हस्तक्षेप करने लगा। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि यहाँ से एक चीज लिया गया है जो कि आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ स्टेट और यूनियन टेरिटरी है तो केंद्र के अंदर काम करती है। तो आप इसको यहाँ से भी जोड़ के देख सकते हैं कि एक केंद्र है और केंद्र के अंदर 2 प्रांत हो गए। एक चीज और मैं आप लोग को बताना भूल गया कि बंगाल का जब गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया तो यहीं से हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद लिया गया है, जो कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है और सेम यहीं से लिया गया है राष्ट्रपति का पद। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्था बनाई गई। अब कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी पे नियंत्रण रखने के लिए 2 संस्था बनाई गई है। दोनों संस्था क्या थी? एक का नाम था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर क्या थी? तो एक निवेशक समूह थी जो निवेश करती थी, और दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था? एक 24 सदस्यीय टीम थी और यह कंपनी के कामों को देखती थी और विधि व्यवस्था बनाने में काफी मदद करती थी या देखरेख करती थी। इसके अलावा देखिए क्या हुआ। इसके अलावा कंपनी पर एक और प्रतिबंध लगाया गया कि कंपनी के जो भी कर्मचारी थे, बहुत सारे कर्मचारी जो थे निजी व्यापार करते थे, तो इससे कंपनी को कुछ न कुछ नुकसान भी होता था। कहने का मतलब है कि मेरे यहाँ भी काम कर रहा है, सेम चीज यहाँ से जाकर दूसरी जगह बेच रहा है, तो कंपनी को भी नुकसान था। तो उस नुकसान को रोकने के लिए क्या किया गया कि कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करना बंद कर दिया गया कि अब आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो निजी व्यापार एकदम नहीं करना है आपको। दूसरा चीज, भारतीयों से वह उपहार लिया करते थे, उपहार नहीं उसको रिश्वत कहिए, 100 रुपया ले चाहे 50 रुपया, वो रिश्वते था। तो उपहार या रिश्वत लेते थे और इससे कोई कंपनी को कुछ नुकसान रही होगी, जिसके चलते 73 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ और कंपनी पर बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए गए। और आप देख पा रहे हैं कि क्या उपहार नुमा जो रिश्वत है वह भी इन्हें बंद किया गया है। चूँकि हम भारत में रह रहे हैं और हमें रिश्वत के बारे में पता नहीं, हमको लगता है कि करप्ट देशों में सबसे आगे ही रहता होगा हम लोग का देश, तो हम लोग तो रिश्वत से बड़ी बढ़िया परिचित हैं। अब बहुत सारा आदमी ऐसा आप देखिएगा ना कि कहेगा कि हम माने करप्शन हटा देंगे। अरे भैया आप करप्शन हटाइएगा कैसे? आप खुद ही सोचते हैं कि 100 रुपया हम केकरो दे दे और जल्दी काम करवा दे सरकारी ऑफिस में। अब आप कल्पना करते हैं कि हम माने करप्शन को हटा देंगे, तो शायद मैं समझ पा रहा हूँ कि यह संभव बात आप करते हैं और खाली बात करे से नहीं